अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो वो अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से। इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस और ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर और उस कंपनी की अपनी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होता है। अब ये जो प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट होता है ये क्या होता है? प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट ऐसा कम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में हर चीज बताई जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ओनरशिप, शेयर होल्डर, करंट शेयर होल्डर, बिफोर इशुएंस ऑफ आईपीओ कितने शेयर्स हैं, आफ्टर इशुएंस ऑफ आईपीओ कितने शेयर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उस कंपनी का बिजनेस क्या मॉडल है, वो ये आईपीओ क्यों सब्सक्राइब करवा रही है, उसको फंड्स क्यों चाहिए, किन मकसद के लिए चाहिए, ये फंड्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। फिर उस कंपनीज के बिजनेस के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के हवाले से वो डिस्क्लोजर होता है। उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, 5 सालों के कैश और अर्निंग के रिकॉर्ड्स उसमें डिस्प्ले होती हैं। इसी तरह की और बहुत सी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती हैं इस प्रोस्पेक्टस के डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको आप स्टडी करके एक वाइज डिसीजन कर सकते हैं कि क्या मुझे इस कंपनी के आईपीओ, इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली इस सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रोस्पेक्टस जो रिसेंटली एक कंपनी ने एससीसीपी और स्टॉक मार्केट के अंदर फाइल किया हुआ है। उस प्रोस्पेक्टस को हम प्रैक्टिकली गो थ्रू करेंगे। अभी करंटली उसकी बुक बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है, आईपीओ इन प्रोसेस में है, सब्सक्रिप्शन अभी चल रही है। तो चलते हैं उस कंपनी के बारे में मजीद जानते हैं और ख़ास तौर पे उसके प्रोस्पेक्टस को डिस्कस करते हैं मेजरली 3 एरियाज के अंदर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पे 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ द आईपीओ ऑफ दैट कंपनी, कि उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन को देखेंगे, कंपनी क्या कर रही है, उसका मकसद क्या है। दूसरा वैल्यूएशन मेथड, कंपनी ने जो प्राइस डिक्लेयर की है कि हमारी मिनिमम प्राइस क्या होगी, उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें कौन से वैल्यूएशन मेथड अप्लाई किए हैं और उस प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद उस कंपनी के बिजनेस में कितने रिस्क फैक्टर हैं, क्या क्या आने वाले खतरात और अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है फॉर इन्वेस्टिंग इनटू दैट कंपनी। तो अगर क्विकली जंप करते हैं तो मैं आप लोगों को मज़ीद बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन है, ताकि आप लोग टेक्निकली कुछ चीज़ों को गो थ्रू करें, लाजमी गो थ्रू करें हमेशा। ये डिस्क्लेमर है ना, ये कोई एडवाइस है किसी को कि आप इस वीडियो की बेस के ऊपर कोई डिसीजन लें। दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि आज के आईपीओ में क्या है। तो आपके सामने अभी जो प्रोस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट आ रहा है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, रिसेंटली गनी ग्रुप की एक कंपनी ने एससीसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी आईपीओ और लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल की और अपना प्रोस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट जमा कराया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस के बारे में बता दूं। करंटली जो उन्होंने शेयर ऑफर्स किए हैं अपने इस प्रोसेस में, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अभी 104 मिलियन शेयर उन्होंने ऑफर किए हैं, जहां पे उनकी अपनी फेस वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन वो तकरीबन ऑफर करने जा रहे हैं फ्लोर प्राइस के ऊपर, जिसकी प्राइस है 24 दिरहम। तो आपको ये प्रोस्पेक्टस के अंदर मिलेगा। अभी अगर उसकी फेस वैल्यू देखें तो 1 रुपए का एक शेयर है उसकी बुक्स में, लेकिन वो 24 रुपीज में आपको ऑफर करने जा रहे हैं फ्लोर प्राइस एज ए मिनिमम प्राइस। अब ये जो 1 रुपए और 24 रुपीज के दरमियान 23 रुपीज का डिफरेंस है, इसको प्रीमियम ऑन शेयर सब्सक्रिप्शन कहते हैं।
कि शेयर को प्रीमियम के ऊपर इशू किया जा रहा है, खास तौर के ऊपर, क्योंकि ये जो डिसीजन है 24 रुपीज का, ये किसी न किसी वजह से कंपनी ने डिसाइड किया है। इसके पीछे उस कंपनी की वैल्यूएशन मेथड्स हैं जिसकी वजह से उसने 24 रुपीज को डिक्लेयर किया है। अगर हम इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें, कंपनी शेयर करेगी, शेयर इशू करेगी दो तरह से। एक बुक बिल्डिंग के हवाले से, जिसमें वो तकरीबन 75% के करीब शेयर इशू करेगी बुक बिल्डिंग में, और दूसरा करेगी रिटेल इन्वेस्टर जो जनरल पब्लिक होगी 25% शेयर्स आउट ऑफ 104.2 मिलियन शेयर्स। तो आप खास तौर पर इस चीज को जरूर फॉलो करें। और जब भी कंपनी कोई भी शेयर मार्केट में कंपनी इशू करती है, ये पूरा टेक्निकल डॉक्यूमेंट भेजती है, तो आप इस डॉक्यूमेंट को जरूर गो थ्रू करें और खास तौर पे इनकी टेक्निकल टर्म्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट की टेक्निकल टर्म्स को डेफिनेशन वाले पेज के ऊपर लेके आता हूँ, जिसको आपने पूरी तरह गो थ्रू करना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन डेफिनेशन को आपने ज़रूर गो थ्रू करना है। मैंने आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के हवाले से। जैसे उसने यहाँ पर लिखा है बिडिंग पीरियड क्या होगा, आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, बुक बिड प्राइस कैसे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको आइडिया होगा ये सारे का सारा ये कैसे कहाँ कहाँ पे आपको फॉर्म्स अवेलेबल हैं, पूरी ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और फिर अगर आप आगे जाएंगे थोड़ा सा मजीद इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, खास तौर पे यहाँ पे उसने फ्लोर प्राइस का जिक्र किया, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि आप लोगों को प्राइस किधर से कहाँ से कितने के मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 24 और कौन से वो लोग हैं जो बुक बिल्डिंग में हिस्सा डाल सकते हैं। मिनिमम 2 मिलियन आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में जाएंगे, जहां से आप स्ट्राइक प्राइस आप लोग डिटरमिन करेंगे। बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में एक फाइनल प्राइस होगी जो 24 से ज्यादा, और खास तौर पे एक अपर कैप उन्होंने आगे बताई होगी स्ट्राइक प्राइस के लिए, तो हम उसको भी देखते हैं। तो आपने ज़रूर इन चीज़ों को देखना है बिफोर इन्वेस्टमेंट, ताकि आप लोग किसी चीज़ को मिस ना करें। यहाँ पे आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका कंपनी का इंट्रोडक्शन। मज़ीद सारी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है, उन्होंने किन किन से अप्रूवल लिया है, कहाँ कहाँ पे फाइलिंग की है, कंपनी का क्या बिजनेस है, ठीक है, इसके हवाले से, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे उन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, ठीक है, कंपनी ने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, कहाँ पे उसकी स्टार्ट में कितनी डेयरी का बिजनेस है, तो डेफिनेटली उनके पास गाय होंगी, एनिमल्स होंगे, तो उसकी तादाद उन्होंने बताई हुई है, टोटल कितने हैं, अभी उनके पास कितनी टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। तो आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। तो मज़ीद आप इसको देख सकते हैं कि यार ये आगे हमें इसको क्या करना है। और इसके अलावा जो क्विकली है उसके ग्रुप स्ट्रक्चर को आपने ज़रूर देखना है कि यार ये जो कंपनी है ख़ास तौर पे, ये हम अगर इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये किस ग्रुप से, किस ब्रांड से बिलोंग करती है। तो वेल नोन ब्रांड है पाकिस्तान का जिसको हम गनी ग्रुप कहते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे खड़ी है ये कंपनी, इसकी सिस्टर कंपनीज कौन कौन सी हैं, और यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, ये पूरा। अब इसके स्पॉन्सर कौन से हैं, शेयर होल्डिंग बिफोर और आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अभी करंटली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए सेल आउट कर रहे हैं या नए शेयर इशू करेंगे। तो यहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्री इशुएंस आपके कितने शेयर्स हैं, ठीक है, और टोटल कितनी शेयर होल्डिंग है प्री इशुएंस, और जब पोस्ट इशुएंस नए शेयर इशू किए जाएंगे तो उसके बाद कितनी शेयर होल्डिंग होगी। तो ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रूर इस चीज़ को गो थ्रू करना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि करंट कंपनी की पोजीशन क्या है और वो आगे कैसे ग्रो करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया।
अभी हम चलते हैं थोड़ा सा कंपनी की वैल्यूएशन का, जो हमारा दूसरा स्टेप था खास तौर पे वैल्यूएशन मेथड, कि ये जो कंपनी ने 24 दिरहम अनाउंस किया है, 24 रुपीज़ अनाउंस किए हैं खास तौर पे एज ए फ्लोर प्राइस, कि मिनिमम हमारी जो बिडिंग स्टार्ट होगी वो 24 रुपीज़ से होगी, उसको कैसे कैलकुलेट किया है। तो आपको खास तौर पे वो वैल्यूएशन मेथड्स के भी आइडियाज़ होने चाहिए, और ताकि वो आपको हेल्प करें कि यार ये कैसे हो रहा है। तो क्विकली चलते हैं वहाँ पे। अगर आप आएंगे तकरीबन पेज नंबर ये है 64 के ऊपर, तो ये पूरा उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि यार ये पैसे कहाँ पे लगेंगे, कितनी कितनी किस किस कंट्री से मशीनरी आएगी, क्या क्या स्टेटस होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने ना ये प्रोस्पेक्टस में बताई हुई हैं कि यार ये पैसा किधर लगेगा, कौन कौन लेके आएगा, कितनी कितनी चीज़ें लगेंगी, ये कितने पैसे आएंगे, ये पूरी 100% ना इन्होंने यहाँ पे ना रिकन्सिलेशन दी है कि भाई यहाँ पे ना ये पैसा कितने कितने परसेंट कहाँ कहाँ पे किस किस सेक्टर में लगता जाएगा, और हमें क्या कहाँ कहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करना। सिविल, बिल्डिंग, बायोलॉजिकल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने पे कितना पैसा लगेगा, ठीक है, और आप लोगों को आइडिया होगा वर्किंग कैपिटल। तो ये सारी चीज़ों में कितना कितना पैसा लगेगा उन्होंने यहाँ पे ब्रेकअप बता दिया कि आईपीओस का जितना पैसा है वो कहाँ पे लगेगा। अब क्विकली हम चलते हैं वैल्यूएशन मेथड्स में, और अगर आप आते हैं वैल्यूएशन के हवाले से क्विकली, तो आपको एक आइडिया होगा कि वैल्यूएशन आपको मिलेगी यहाँ पे वैल्यूएशन के सेक्शन में। तो आपने ज़रूर इसको गो थ्रू करना है कि यार ये पैसे कैलकुलेट कैसे किया। ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि यार ये पैसा या वैल्यू कैसे चलती है, और ये कंपनी कैसे अपनी वैल्यूएशन डिक्लेयर करती है कि यार ये 24 दिरहम कैसे आए हैं। नॉर्मली अगर हम इस पेज के ऊपर हैं और वैल्यूएशन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ वैल्यूएशन मॉडल्स का जिक्र किया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो को फॉलो किया गया है, डीएफसी मॉडल, ये बहुत फेमस मॉडल है, ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को और गोल्डन ग्रोथ मॉडल को भी इसमें फॉलो अप किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो और भी है ना खास तौर पे वैल्यूएशन के मेथड, वो फर्दर इसमें आगे डिस्क्राइब्ड है, आप लोग जैसे देखेंगे। तो सबसे पहले जो अगर हम आज चलते हैं, तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं आज के पहले वैल्यूएशन मॉडल का, जिसमें उन्होंने क्या किया है, एक प्राइस टू अर्निंग रेशो का मॉडल को अपनाया है, उसकी बेस के ऊपर क्या किया। अब वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, आईपीओ से पहले कितने नंबर ऑफ शेयर थे या शेयर कैपिटल कितना था, और आईपीओ के बाद कितने नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल होंगे, उसकी अर्निंग कितनी है खास तौर पे। तो वहाँ से एक उन्होंने ना अवेलेबल करंट प्राइसिंग कैलकुलेट की है उस बेस के ऊपर। अब ये खास तौर पे प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, प्राइस, मार्केट प्राइस और अर्निंग, ये अभी यहाँ पे इन्होंने बताई है 17.656। तो इसका मतलब है, अगर सॉरी यहाँ पे अगर पी रेशो की बात करें तो ये यहाँ पे 1.37 है। तो इसका मतलब है सॉरी, तो आज का जो सबसे पहला जो मेथड यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया है वो है प्राइस अर्निंग रेशो का। ये मल्टीप्लायर अप्रोच है जो खास तौर पे रिलेटिव वैल्यूएशन के मॉडल में आती है कि हम किसी और कंपनी, क्योंकि ये कंपनी अभी प्राइवेट है, लिस्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब है डेयरी के सेगमेंट में जो भी कंपनीज अवेलेबल है लिस्टेड, उनके प्राइस अर्निंग रेशो को खास तौर पे एज ए मल्टीप्लायर बेस लाइन के तौर के ऊपर यूज किया जाएगा एज ए पैरामीटर, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर इसकी अर्निंग को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। अभी अगर आप देखेंगे करंटली कंपनी के शेयर्स कितने हैं, 325 मिलियन, कंपनी की अर्निंग कितनी है 444 मिलियन, 444 मिलियन, कंपनी की करंट ईपीएस की क्या रेशो है 1.357, और इंडस्ट्री की जो पीई रेशो उन्होंने बताई है यहाँ पे 17.56, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एस्टिमेटेड इस कंपनी की जो वैल्यूज बनेगी वो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 24 बनेगी,
एस्टिमेटेड प्राइस। तो इसका मतलब है इन्होंने जो प्राइस कैलकुलेट किए हैं ये तकरीबन 24 रुपीज़ इस बेस पे किए हैं। ठीक है, जब आप अपने शेयर ऑफर कर देंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे जो दूसरा मेथड है उसके बाद पोस्ट सब्सक्रिप्शन की उन्होंने चीज़ें बताई हैं, उसके बाद कितना आईपीओ पे फ़र्क पड़ेगा और ओवरऑल डाइल्यूशन कितनी हो जाएगी, मतलब कम कितना हो जाएगा, ठीक है, असर उसका कितना कम हो जाएगा। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मेथड है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के मेथड के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ख़ास तौर पर कि हर शेयर की कितनी कॉस्ट है। जैसे हम लोन लेते हैं तो उसकी एक कॉस्ट है, हम उसके बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं और एक इंटरेस्ट रेट होता है। इसी तरह इक्विटी की सूरत में हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हमें ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंटेज कमा के देगी, तो हमारी वो होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया है। अब इसमें टर्मिनल पूरा फार्मूला है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आप देखेंगे उसमें टर्मिनल ग्रोथ कितनी होगी, फ्री रिस्क कितना होगा, बीटा उस इंडस्ट्री का कितना होगा, ठीक है, रिस्क प्रीमियम मार्केट रेट माइनस फ्री रिस्क का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और उस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स रेट कितना है। तो आपने ये सारा देख लेना है। उसकी बेस के ऊपर उन्होंने पूरा एक कैश फ्लो क्रिएट किया है। जो उन्होंने क्या किया है, अर्निंग्स पूरी डाली है 5 साल की, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन ऐड पे किया है, वर्किंग कैपिटल माइनस किया है, लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस किए हैं, बायोलॉजिकल एसेट प्रोविजंस नॉन टैक्स और नॉन कैश प्रोविजन को ऐड बैक किया, तो नेट कैश फ्लो टू फर्म आया है। इसका मतलब है फर्म का मतलब कॉस्ट वैल्यू ऑफ लोन प्लस इक्विटी, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई है। इसके ऊपर टाइमलाइन डिस्क्राइब किया, डिस्काउंटेड फैक्टर लगाया है जो ऊपर 16% इन्होंने कैलकुलेट किया था, तो उसकी बेस के ऊपर एक वैल्यू टू फर्म कैलकुलेट हो गई है। अब उसमें से जो बिगनिंग ऑफ द ईयर टैक्स था उसको लेस कर दिया और कैश को ऐड करके टोटल नेट वैल्यू निकाल रही है। पोस्ट आईपीओ आपको कितना पैसा मिले शेयर्स होंगे, एक शेयर की वैल्यू 26 आ गई, मतलब 26 रुपीज आ गई। तो ये दूसरे मेथड से कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है। इसी तरह जब आप तीसरे मेथड पे जाए, इस दूसरे मेथड को मजीद कि इन रेट्स की क्या अजम्पशंस थी, ये जितनी भी अजम्पशंस बनाई गई हैं वो किस बेस के ऊपर बनाई गई हैं, वो आपको ख़ास तौर पे यहाँ पे उन्होंने पूरी अजम्पशंस की एक्सप्लेनेशन दी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं इन रेट्स को। तो आपने इन अजम्पशन को समझना है। कॉस्ट ऑफ वीडियो के लिए कौन सा मॉडल अपनाया है, रिस्क फ्री रेट को कौन सी बेस के ऊपर कैलकुलेट किया गया है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम को किस तरह कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, टर्मिनल ग्रोथ को किस बेस के ऊपर, जीडीपी की बेस के ऊपर कैलकुलेट किया गया है, इक्विटी बीटा को कैसे किया गया है, लेवल्ड और अनलेवल्ड को कैसे बनाया गया है, इफेक्टिव टैक्स रेट की क्या बेसिस अपनाई गई हैं। इसी तरह आप अगर देखेंगे इसी तरह आप अगर देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने जो एक्सप्लेन की हैं, ये सारी अजम्पशन है। इसके बाद जो अगला कैश फ्लो टू इक्विटी का जो मेथड है नेट, जिसमें हम शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। पहला हमने मेथड पढ़ा था कैश फ्लो टू फर्म, अभी कैश फ्लो टू इक्विटी, उसमें फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट लेस किया गया है, बोरोइंग को लेस किया गया है, नेट फंड्स फॉर इक्विटी के लिए आगे डिस्काउंटेड का मेथड अप्लाई किया गया है और टोटल नेट इक्विटी वैल्यू आ गई और उसके बाद पोस्ट आईपीओ इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स 23 आ गई। तो आप अगर देखें प्राइस रेंज, तो प्राइस रेंज कंटिन्यूसली आ रही है 24 पहले मेथड में, फिर 26 और 7 आई इक्विटी टू फर्म में, अब वैल्यू टू इक्विटी में अभी 23.25 आ गई है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो 24 का डिसीजन कैसे हुआ है कि क्यों 24 को एज ए फ्लोर प्राइस रिकमेंड करना है, वो इस बेस पे हुआ है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे आखिरी मेथड डिस्कस किया गया है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, जो डिविडेंड की बेस के ऊपर, क्योंकि करंटली डिविडेंड ना तो ये कंपनी दे रही है, ठीक है, तो डिविडेंड
क्या मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। और क्योंकि अभी कंपनी ग्रोथ स्टेज में है, ठीक है, और इस वजह से ये जो डिविडेंड का मेथड है वैल्यूएशन पर्पस के लिए ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये कुछ मेथड्स है वैल्यूएशन के हवाले से, आपको पता होना चाहिए। टेक्निकली अगर आपने खुद इसको भी प्रैक्टिकली सॉल्व करना है तो आप इन अजम्पशन की बेस के ऊपर इसके फाइनेंशियल डाटा को फॉलो अप करके आप खुद भी इसको कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस कंपनी के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के हवाले से। अभी जो हम बात करेंगे इस आईपीओ के रिस्क के हवाले से, रिस्क का मतलब कि इस बिजनेस में जो डेयरी फार्म का बिजनेस है इसमें क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड मौजूद है, क्या आपको इन रिस्क का आइडिया है। तो इस प्रोस्पेक्टस में कंप्लायंस पर्पस के लिए कंपनी ने कंप्लीट रिस्क को भी क्लियरली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें मेंशन किया है कि हमारे बिजनेस को क्या क्या रिस्क है। दो तरह के रिस्क हैं, एक है इंटरनल रिस्क और एक है आगे चल के एक्सटर्नल रिस्क। तो खास तौर पे जो इंटरनल है बिजनेस रिस्क में जो सबसे पहले इंटरनल रिस्क है, अगर आप देखें तो फीड प्राइस का रिस्क है, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा है और हाईली कैपिटल इंटेंसिव ये बिजनेस है क्योंकि आपको सबसे बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। कंज्यूमर अगर करंटली आप इस प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो कंपनी अभी सिर्फ 3 कंज्यूमर को अपना पूरा डेयरी प्रोडक्ट यानी जो रॉ मिल्क है वो बेच रही है। तो मतलब अगर एक कस्टमर भी बैकआउट करता है तो आपका रेवेन्यू धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। कम से कम आपके कस्टमर हैं और आपके पास उन कस्टमर के साथ भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। फिर अगर आप आगे देखेंगे खास तौर पे डिजीज़ के इश्यूज हैं, मोर्टेलिटीज़ के इश्यूज हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ज़्यादातर आपकी फंडिंग स्पॉन्सर बेस्ड है करंटली बिफोर आईपीओ, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आप देखेंगे करंटली 2023 में नेगेटिव कैश फ्लो थे जब कंपनी ने स्टार्ट किया, खास तौर पे इन ग्रोथ फेज में वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है इन लोगों का। सीजनैलिटी रिस्क है, सीजनल बिजनेस है, पीक टाइम, समर टाइम, विंटर टाइम में मिल्क प्रोडक्शन अप एंड डाउन होती है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई टेक, अगर आप अपना ये डेयरी फार्म बना रहे हैं तो कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रीवियस टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, ठीक है। फिर आपके जो ख़ास तौर पे स्किल्ड स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। फिर इसी तरह ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना है बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। हम क्विकली चलते हैं थोड़े से एक्सटर्नल रिस्क को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल रिस्क कौन से है। आपकी टोटल डिपेंडेंसी है आउटसाइड रॉ मटेरियल और इंपोर्ट बेस्ड के ऊपर, ठीक है। सप्लायर कंसंट्रेशन अभी आपने टारगेट करके तकरीबन 80% जो मेडिसिन है ना आप सिर्फ 2 लोगों से ज़्यादातर खरीद रहे हैं। जो 80% आपकी कंपनी की मेडिसिन है वो 2 लोगों से आ रही है, एक आ रही है कोर इंडस्ट्री से, दूसरा गाजी ब्रदर से, ठीक है। क्योंकि आप इंपोर्ट बेस हैं तो रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू करेंसी बहुत ज़्यादा है। आपको यूएसडी में पे करना पड़ता है, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन कंटिन्यूसली होती है, ठीक है। और इसके बाद जो आपको टैक्सेशन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है ख़ास तौर पे, ठीक है। फिर ओवरऑल मार्केट की डिमांड इतनी नहीं है।
अच्छा, करेंसी एक्सपोज़र और करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क दोनों बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप इंपोर्ट बेस्ड हैं, इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, इवन इवन द एनिमल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो फॉरेन करेंसी में है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो टैक्सेशंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर गवर्नमेंट किसी स्टेज के ऊपर डिसाइड करती है कि इनको बेनिफिट नहीं देने, तो इसका फोकशन आपका बढ़ जाता है। और करंटली जो मार्केट के हालात हैं अभी आपके सामने है, पाकिस्तान में कैसे चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, कंपटीशन रिस्क दिया है ऑलरेडी, और भी लोग बिजनेस में मौजूद हैं, ठीक है। और बाकी अनऑफिशियल ट्रेड एंड इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये पॉलिटिकल रिस्क हमेशा रहता है, ग्लोबल रिस्क हमेशा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, वेंडर कंसंट्रेशन है मेडिसिन में, खासतौर पे 80% मेडिसिन आप सिर्फ 2 वेंडर से ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। किसी भी टाइम वेंडर डिफॉल्ट कर जाए तो कौन जिम्मेदार है? तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। इंटरेस्ट रिस्क है, एंटी डंपिंग लॉज है, थ्रेट टू द न्यू एंट्रेंस है, कंपटीशन। तो अभी इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये ख़ास तौर पे जब हम आईपीओज में जाते हैं तो हमें इस तरह पूरी प्रोस्पेक्टस को स्टडी करना चाहिए, इसकी टेक्निकल टर्म्स को स्टडी करना चाहिए कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या हम इस सारी चीज़ों को पढ़ के, देख के, समझ के, क्या हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम सेटिस्फैक्ट्री एक रिव्यू कर सकें, क्या हम इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करें या ना करें, या हमारा क्या डिसीजन हो सकता है। तो ये सिर्फ जो आज की वीडियो का मकसद था वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आपके सामने शेयर करना था कि यार ये ख़ास तौर पे कैसे आईपीओज हो रहे हैं और उनमें वैल्यूएशन कैसे हो रही है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, मैनेजमेंट कौन है। इन सारी इंफॉर्मेशन को मैंने आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव है। आप लोगों का टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ जो ख़ास तौर पे इस चीज़ को समझना और सीखना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।